हाँ, अभी बताइए बच्चों क्या दिख रहा है आपको? Structure of animal and plant cell. ओके, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में कौन-कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी एक कोई बच्चा अपना नाम बताए और रीडिंग करे, उसके बाद में हम डिस्कस करते चलेंगे बच्चों। Sir, को sir, Amandeep. अमनदीप, अमनदीप आप पढ़िए, सबका नंबर आएगा भाई, सबका नंबर आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि आप जो मेरी स्लाइड पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब स्क्रीन आपके पास में विजिबल है, आप उसको देख पा रहे हैं, और आवाज़ आपकी मेरे पास में आ रही है या मेरी आपके पास में जा रही है, तो कनेक्टिविटी है वो हमें पता लगती है, आपका एक्टिवनेस है वो भी मालूम चलता है, इसलिए मैं आपको ये रीडिंग करवाता हूँ, और उसको चर्चा भी करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। आपको अगर कोई डाउट आता है तो डाउट ज़रूर पूछिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। अभी बच्ची ने नाम बता, अमनदीप प्लीज स्टार्ट। Various cell organelles and their functions. First, plasma cell membrane. हम्म। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. Cell membrane. सर ये भी पढ़ देते हैं। हाँ, ये मैं बता देता हूँ बेटा। देखिए, हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पहले एक एलिमेंट्री नॉलेज ले चुके हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चों। जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आईज का काम है वो देखने का, कानों का सुनने का, हाथ पैर है चलने, चीज़ों को उठाने में मदद करते हैं, खाने में मदद करते हैं। तो अलग अलग पार्ट हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। अगर सेल के अंदर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हो तो उनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहली बात क्या निकल के आती है कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर होती है उनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो अभी बच्चे ने पढ़ा, अमनदीप ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म या कहना चाहिए सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म है वो घिरा रहता है, तो इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसमें बताया है आउटर मोस्ट कवरिंग है, और साथ में ही क्या है कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है या नेबरिंग सेल से एक सेल के कंटेंट को अलग करने में इसका रोल है, काम है। इसके बाद में इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड बायलेयर प्लस प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो है लिपिड बायलेयर, मतलब लिपिड की लेयर बनी हुई है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक ऊपर की परत है, यहाँ पर ये ऊपर की परत है, दूसरी नीचे की परत है, तो ये लिपिड है। लिपिड की एक लेयर, ऊपर वाली लेयर, दूसरी लेयर, तो इसको हम बोलेंगे लिपिड बाय लेयर। बाय का मतलब क्या होता है, टू। इसके साथ में ही इसमें प्रोटीन्स होते हैं, आप यहाँ ब्लू कलर के प्रोटीन्स देख पा रहे हैं। तो कुछ प्रोटीन है वो सरफेस पर लगे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं दोनों लेयर के बीच में फंसे हुए हैं। तो इन प्रोटीन्स को आप कहते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो सरफेस पर चिपके हुए प्रोटीन है उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और जो उसमें इंक्लूडेड है या इम्बेडेड है उनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या काम होता है, ये एक चैनल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। बच्चों आपको पता है कि सेल में बहुत सारी चीज़ें अंदर चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बाहर निकालते हैं। तो एक्सचेंज के लिए जो चैनल बने हैं, पोर बने हैं, वो किसके द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन्स के द्वारा बने होते हैं। इसके साथ में ही
जो लिपिड है या प्रोटीन है उसके साथ में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ प्रोटीन के साथ में ये ग्लाइकोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं। लिपिड के साथ में जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड्स बोल रहे हैं। तो इसके साथ में दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स है या लिपिड की स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है कि जो मेन स्ट्रक्चर जो ढांचा बनाता है सेल मेम्ब्रेन का, वो बनाता है लिपिड और प्रोटीन। बाकी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई हो सकती है। अब जैसे यहाँ ग्लाइकोजन है वो लिपिड के साथ में जुड़ा है तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ देखता हूँ बच्चों, अगर हाइलाइटर मिल जाए तो मजा सा आ जाएगा। अच्छा हाँ मिल गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ शुरू कर रहे हैं हम ये नेक्स्ट। इसको अमनदीप प्लीज इस दो पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप पढ़ दीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। It is a living part of the cell and is present in the cell of plants, animal and microorganisms. It is composed of lipid and protein. Yes sir, क्या बोल रहे थे आप? फंक्शंस Function as it is selectively permeable membrane, it allows the flow of limited substance in and out of the cell. जी, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये लिविंग पार्ट है, सेल का लिविंग पार्ट है। पहली बात तो ये बोला है उसने। इसके बाद में सभी सेल में पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, सारी सेल्स में ये मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन है वो सभी सेल में पाई जाती है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए आप, ये पूरा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, किस वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा हाईलाइट हो जाए। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है ये। मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, ये क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा ये है बात। देखो एक बार समझ लूँ इसको क्यों। हाँ चलो ऐसे बता देता हूँ, अंडरलाइन करके बता दूंगा उसको, कोई बात नहीं भाई। ये अब आ जाएगा। तो सभी सेल में ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है भाई लिपिड और प्रोटीन की। मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। दूसरे उसके साथ में वो जुड़े होते जी। इसके बाद में जो फंक्शन है, एज इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। बच्चों सेलेक्टिवली का मतलब सेलेक्टिव है। सेलेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि ये सेलेक्टेड मैटर को अंदर आने देती है, सेलेक्टेड मैटर को बाहर जाने देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदर आएगा कुछ भी बाहर जाएगा। सेलेक्टेड चीजों को अलाउ करती है अपने में से पास होने के लिए, इसलिए इसको आप सेमी परमेबल कह सकते हैं या सेलेक्टिवली परमेबल भी बोल सकते हैं, है ना। ये बात है। दूसरी यहां इसने बोला ही है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। और कौन कौन सी क्या क्या इसमें चीजें होती है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ जो चीजें पास हो रही हैं, मूवमेंट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो टर्मिनोलॉजी है वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफ्यूजन क्या होता है। मैं फिर से बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन में होकर के चीजें जो आ जा रही है उनके लिए टर्म्स हैं, उनके लिए कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हैं, वो कौन से फोर्सेस के द्वारा मूव करते हैं,
ये चीजें पढ़ेंगे। तो कोई बच्चा, दूसरा बच्चा नाम बताए और प्लीज रीड करे। एक बच्चा बोले भाई। मैं समझ नहीं पाया बच्चे। चलो नैन्सी, मीनाक्षी का बाद में नंबर आ जाएगा। नैन्सी, हाँ। Diffusion. Some substances like CO2 or O2 gases can move across the cell membrane by a process called diffusion. जी, तो डिफ्यूजन को आप समझिए कि कुछ चीजें हैं, सभी को डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे बच्चों। डिफ्यूजन किसको कहेंगे वो आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बच्चों आपने देखा होगा कि जब चीजें ज्यादा होती हैं, कोई भी सब्सटेंस ज्यादा होता है तो वो हायर टू लोअर मूव करता है। जैसे मान लीजिए आपके रूम में एक जगह पर सेंट की बोतल खोल देते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि सेंट जिस कोने में खोला है, बोतल आपने ओपन की है, वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूम के दूसरे एरिया में कंसंट्रेशन जीरो है। तो वो किधर फ्लो करेगी? हायर टू लोअर, जीरो की ओर फ्लो करेगी। और ये मूवमेंट कब तक होगा बताइए? कोई भी बच्चा बताइए, ये मूवमेंट डिफ्यूजन कब तक होता है? सर जब तक हाई कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन मिक्स नहीं हो जाएंगे। हाँ, मिक्स नहीं हो जाएंगे, डिफ्यूजन पूरा नहीं हो जाता, ये भी बात ठीक है। उसके लिए एक टर्म है बच्चों, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब तक समान नहीं हो जाए, कंसंट्रेशन सभी जगह इक्वल नहीं हो जाए, तब तक ये डिफ्यूजन चलते रहता है। अब आप यहां इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर रेड कलर के कोई भी सब्सटेंस है, यहां पर आप कोई नाम ना दे, कोई सेंट ना बोले, कुछ भी है, ये आप देखेंगे रेड कलर के डॉट है, वो ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट हो रहे हैं। सपोज यहां पर 20 डॉट है और यहां पर 3 डॉट है, तो 20 कब तक आगे चल इधर जाते जाएंगे? जब तक दोनों 10-10 नहीं हो जाते, जब तक इक्वल नहीं हो जाते, ये मूवमेंट चलते रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, डिफ्यूजन है वो बंद हो जाएगा। तो CO2 और O2 सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास होती हैं। सपोज सेल के अंदर CO2 ज्यादा है और बाहर कम है, तो वो बाहर निकल जाएगी। बाहर CO2 ज्यादा है और सेल में कम है, तो वो बाहर से अंदर आ जाएगी। इस तरीके के सब्सटेंस का मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ये याद रखिए बच्चों। इसके बाद में जी, होती है। जी क्या कह रहे हो बेटा? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, प्लीज आपकी डाउट। डिफ्यूजन सिर्फ कैसे होती है? डिफ्यूजन सिर्फ नहीं, दूसरे सब्सटेंस में भी होती है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चों, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और जो प्लांट की रूट होती है वहां पर न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकल, सल्फर, जो भी सब्सटेंस सेल के में चाहिए होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज्ड हो जाएंगे। सॉइल में से सेल के अंदर आ जाएंगे, या सेल में ज्यादा है तो वो बाहर चले जाएंगे। तो डिफ्यूजन सिर्फ गैसेज में नहीं होता, यहां पर मैंने टर्म यूज किया था सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ आपका डाउट? आप अगर आप डाउट पूछते हैं ना बच्चों, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए कोई भी किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप बातें जरूर करें बच्चों। जी, अभी नेक्स्ट हम टर्म डिफ्यूजन के बाद में, डिफ्यूजन भी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम लिविंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं,
तो डिफ्यूजन भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था। और नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वही बच्चा पढ़ दे, बच्चों पहले जो डिफ्यूजन पढ़ा है वही ऑस्मोसिस भी कंप्लीट कर दे। Okay, sir. Osmosis. The movement of water molecules liquid through a selective permeable membrane is called osmosis. तो ये बात भी आप समझिए, वहां पर डिफ्यूजन में हमने बच्चों पढ़ा, सब्सटेंस टर्म पढ़ा था। यहां देखिए आप, मूवमेंट किसका है? वाटर का। और ज्यादा एक्यूरेटली बात करें तो लिक्विड का। किसका मूवमेंट हो रहा है? लिक्विड का। किसके थ्रू हो रहा है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन में होकर के और सब्सटेंस है वो क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको आप डिफ्यूजन बोल रहे हैं। अगर वो वाटर जा रहा है, अगर लिक्विड जा रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दोनों में फर्क समझिए, वहां पर सब्सटेंस जा रहे थे, यहां पर पानी जा रहा है। तो सब्सटेंस का मूवमेंट और पानी का मूवमेंट दोनों के लिए टर्म अलग है। बातें देखिए कि जो मूवमेंट हो रहा है वो इक्वली ही होगा बच्चों। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस भी आप समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक कोई बीकर है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, ये रेड कलर की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको। ये शुगर मॉलिक्यूल है। आप देखेंगे कि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर कम है, एक ही दिख रहा है, और शुगर यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं कि ये कम मीठा सॉल्यूशन है और ये ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन है। ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है। बात समझिए आप। इसको सिंपली आप ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए आपने एक कोई बीकर है या कोई ग्लास है, एक ग्लास में 100 ml वाटर है, दूसरे ग्लास में भी 100 ml वाटर है। पहले वाले ग्लास में आपने 10 ग्राम चीनी घोली है और दूसरे वाले में 20 ग्राम चीनी घोली है, तो ज़्यादा मीठी कौन सी लगेगा सॉल्यूशन? दूसरे वाला मीठा ज़्यादा लगेगा सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर आप शुगर और वाटर का रेशो देखें तो पहले वाले बीकर में शुगर और वाटर का रेशो है वो, यहाँ पर शुगर का रेशो ज़्यादा कम है और वाटर का रेशो ज़्यादा है। दूसरे बीकर में देखेंगे तो शुगर का रेशो ज़्यादा है और वाटर का रेशो पहले वाले के कंपैरिजन में कम है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो मूवमेंट आपको करवाना है वो किसका करवाना है? वाटर का। पानी पहले वाले में ज़्यादा है, दूसरे वाले में पानी कम है। तो पानी, कोई भी चीज़ है वो हायर टू लोअर फ्लो करेगी, मूवमेंट करेगी। तो इस वाले से यहाँ से इससे, और पानी का मूवमेंट है वो किधर हो जाएगा? दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर चले जाएगा। समझ में आ गई बात? कब तक जाएगा बच्चों? कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक दोनों साइड में इक्वल नहीं हो जाए। हाँ, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं बच्चों। तो दोनों टर्म हैं, आप बहुत होशियार बच्चे हैं, आपको समझ आ गई। डिफ्यूजन का मतलब सब्सटेंस का मूवमेंट, और अगर पानी मूव कर रहा है हायर टू लोअर तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर और टर्म है वो सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे। कोई दूसरा बच्चा अभी मीनाक्षी कोई नाम बोल रही थी, वो प्रियांशी। ओके प्रियांशी, यू कैन रीड। Cells and various solutions. In this topic, we have to study that what happens to a cell when it is kept in different types of solution. Example: A. Hypertonic solution. B.
hypotonic solution, C. isotonic solution. जी, तो सारे टर्म हैं, मैं बच्चों आपको समझाऊंगा यहाँ पर। हाइपर का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से, हाइपर का मतलब क्या होता है? सिर्फ हाइपर बताइए, हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा होता है शायद। हाँ, ज्यादा। कई बार आप क्लासरूम में जाते हैं और कोई बात पर आप अपने जो फ्रेंड हैं या क्लासमेट्स हैं, लोगों को, या आपने भी कहा होगा, कहते सुना होगा कि ज्यादा हाइपर क्यों हो रहा है ना, कि इतना हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब अपना टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ा रहा है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो हाइपर का मतलब ज्यादा, और हाइपो का मतलब, हाइपो का मतलब बताइए। सर कम होता होगा। हाँ, बस हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम, और आइसो का भी मतलब समझ लीजिए। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। हाँ, इक्वल। तो कहने का मतलब है तीन टर्म हमारे पास में आई हैं, हाइपर, हाइपो और आइसो। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, और आइसो का मतलब बराबर या इक्वल। इसके बाद में दूसरा टर्म है टॉनिक। यहां पर शब्द में ये आ रहा है टॉनिक, आप ये देख पा रहे बच्चों, टॉनिक। मैं इसको ऊपर से कर देता हूं, यहां ऊपर ये देखिए टॉनिक आ रहा है। तो टॉनिक का मतलब है, मैं आपको एक चीज सॉल्यूशन के लिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो सॉल्यूशन में क्या है, मैं बता देता हूं यहां पर। एक सॉल्यूशन में है सॉल्यूट्स, और दूसरा है उसके अंदर सॉल्वेंट। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट्स है और सॉल्वेंट है। अब मुझे बता दीजिए, चीनी का जो घोल है उसमें दो चीजें हैं, एक तो चीनी है और दूसरा उसमें पानी है, शुगर प्लस वाटर। तो इसको आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूट क्या है इसमें, बताइए। शुगर। शुगर क्या है, सॉल्यूट। शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, टॉनिक। बच्चों ये टर्म भी कई बार क्या होता है कि हम गौर नहीं करते। डॉक्टर है वो आपको जब कमजोरी आती है तो वो बोलता है कुछ टॉनिक दे दे। तो टॉनिक का मतलब है कि टॉनिक है वो सॉल्वेंट में घुले हुए कुछ सब्सटेंसेज है, कुछ न्यूट्रिएंट है, एनर्जी गिविंग मटेरियल्स है। तो वो उसके अंदर सॉल्यूट्स घुले हुए हैं, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, टॉनिक बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, टॉनिक का मतलब आप यहां लगाइए, इसमें क्या है, सॉल्यूट्स है। टॉनिक का मतलब सॉल्यूट्स। हाँ, अब शब्द निकल के आएगा आपका, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, मोर सॉल्यूट्स। हाइपरटोनिक का मतलब हुआ मोर सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली लेस सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, इक्वल सॉल्यूशन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सारे जो जो भी सॉल्यूशन के अंदर हैं, सॉल्यूट्स हैं, वो इक्वल है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और अब आप देखिए क्या होगा बच्चों, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी टर्म है वो क्या है, एक कंपैरिजन है। क्या है बच्चों, हाँ, एक कंपैरिजन है
कि दो सॉल्यूशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा उसमें हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है। तो कहने का मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि गरीबी अमीरी है वो भी एक कंपैरिजन है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके घर में लाख रुपये महीने की कमाई या 10,000 रुपये की कमाई होती है, किसी परिवार में 10,000 रुपये महीने की कमाई होती है, और दूसरा फैमिली है वो क्या है 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो अमीर कौन हुआ? बिल्कुल 50,000 वाला। अब जो 50,000 कमा रहा है उसको आप अमीर बोल रहे हैं, जो 10,000 कमा रहा है उसको आप गरीब बोल रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए कोई तीसरा परिवार है, तो वो लाख रुपये महीने की उसकी कमाई है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नहीं, अब अमीर कौन हो गया? Sir, 1 lakh वाला। 1 लाख वाला बोले। कंपैरिजन करेंगे तो 50,000 वाला, अभी 10,000 वाले और 50 वाले के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, तो 50,000 वाला अमीर कह रहे थे। परंतु जब 50 और 1 लाख वाले में कंपैरिजन करेंगे तो 1 लाख वाला क्या हो जाएगा? वो अमीर हो जाएगा, और जिसको अभी अभी आप अमीर बोल रहे थे वो कहेगा यार हम तो गरीब है, हमारे तो 50,000 कमाई है। लाख वाला है, मान लीजिए एक परिवार 5 करोड़ रुपए उसकी कमाई है, तो आप क्या बोलेंगे? 5 करोड़ रुपए वाला ज्यादा अमीर है। हाँ, वो फिर कहेगा, वो जो लाख वाला वो कहेगा यार मैं तो क्या कुछ नहीं है, लाख ही रुपए कमाता हूँ, वो तो 5 करोड़ में कमाते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, वो सिर्फ दो सॉल्यूशन के बीच का कंपैरिजन है। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, जो 10,000 रुपये वाला गरीब था, मान लीजिए किसी परिवार में 1,000 रुपये कमाई है, तो वो गरीब क्या हो गया अभी 1,000 और 10,000 के बीच में? 1,000 वाला है वो गरीब हो गया, और 10,000 वाला अभी तक गरीब बना हुआ था, वो क्या हो जाएगा? अमीर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशन के बीच की क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है। दिमाग में बैठ गई आपकी बात? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं टॉपिक। क्या है? सबसे पहला अभी प्रियांशी आप पढ़िए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution. A cell in an isotonic solution is in equilibrium with its surroundings, meaning the solute concentrations inside and outside are the same. Iso means equal in Latin. In this state, there is no large movement of water in or out. Water molecules freely move in and out of the cell, and the rate of movement is same in both directions. जी, तो यहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सेल है अपने सराउंडिंग में, खुद के जिसमें सॉल्यूट्स हैं उतने ही भार भी सेम है, तो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है वाटर की, सॉल्यूट्स की, सेल के अंदर और सराउंडिंग सेल में भी या सराउंडिंग इन्वायरमेंट में भी। तो बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं होता, और अगर मूवमेंट भी हो रहा है तो बराबर हो रहा है, अंदर और बाहर जाने की जो रेट है वो इक्वल है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सेल्स में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। जैसे ब्लड में H2O है, वो अंदर भी जा रहा है बाहर भी निकल रहा है ब्लड सेल्स में, आरबीसी में। और नेक्स्ट पढ़िए बी पार्ट। Concentration between the compartments causes water to enter the cell. If left in a highly hypertonic solution, an animal cell will swell until it bursts and dies. जी, तो क्या है भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें
जो सॉल्यूट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट उसकी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होगा। हाइपोटोनिक वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अच्छा अच्छा। बच्चों लाइट चली गई इसलिए वो शायद प्रेजेंटेशन है वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है सर, सर दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए दूसरा आया? नो सर। नहीं, वो पोज हो गया, वो वहीं तक इतना ही देख रहे थे स्लाइड में क्योंकि लाइट चली गई है। और इस तरीके से भाई बच्चों हाइपोटोनिक का मैंने सारे मीनिंग बता दिए। अभी हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, हाइपरटोनिक रेफर्स टू ए सॉल्यूशन with higher osmotic pressure than another solution. A hypertonic solution is one in which there is a greater concentration or number of solutes particles outside a membrane than there are inside it. This causes water to rush out, making the cell wrinkle or sink. मतलब हाइपर, ये थोड़े से कंपैरिजन शायद इसमें उल्टा भी दिया है आपको, मैंने बात बता दी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं वाटर कम है। हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्यूट्स कम है वाटर ज़्यादा है। और आइसोटोनिक का मतलब है कि इक्वल अमाउंट में है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या समझना है, अगर हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वाटर का मूवमेंट है वो हाइपो टू हाइपर होगा और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे की क्लास है हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि लाइट है वो डिसकनेक्ट हो गया और नेट की प्रॉब्लम भी आ रही है। मैं अभी भी मेरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ आपके साथ में। ठीक है, आप अपने अटेंडेंस भरें और मीटिंग बंद कर दें बच्चों। सर कुछ पूछना था। बिल्कुल पूछिए बच्चों। सर जो आपने बताया था सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बताया था। जी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला समझ में नहीं आया। सेमी का मतलब है हाफ, मतलब कंप्लीट परमेबल का मतलब तो होता है कि कोई भी चीज इधर से उधर आ जा सकती है। और सेमी परमेबल का मतलब है सेलेक्टेड मैटर, जो चीजें वो अंदर जानी है या बाहर आनी है उन्हीं मैटर को वो आने जाने देते हैं, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ओके बेटा, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए बच्चों। और पढ़ना तो हमें जरूरी है, पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप की मदद करते रहिए बच्चों।